वेलकम टू सिंप्लीफाइड। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हम लोग लेबर लॉस की एमसीक्यू सीरीज़ कवर कर रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 के 50 एमसीक्यूज़ कवर करेंगे, जो कि सारे फैक्ट बेस्ड होंगे। बिकॉज फैक्ट बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, जो डेटा होता है ना, वो याद रख पाना बहुत मुश्किल होता है। लाइक कितने टाइम पीरियड में अपील मतलब कर सकता है, या फिर जो वेज की जो एलिजिबिलिटी है, बहुत सारे जो डेटा ड्रिवन क्वेश्चंस होते हैं वो सारे बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। तो मैंने कोशिश करी है कि हम उन्हीं सिर्फ क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करें। बाकी जो कंसेप्चुअल चीज़ें हैं वो तो इंसान गैस करके भी, और थोड़ा बहुत अगर लेबर लॉस के प्रोविजंस का आइडिया हो तो कर सकता है। बट जो फैक्ट है ना, वो तो तुम्हें पता होना ही चाहिए। ठीक है, इसमें मैंने सारे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस को कवर किया है। विदाउट वेस्टिंग द टाइम, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। First question: The Payment of Wages Act 1936 applies to employees drawing wages up to 15,000 per month, 18,000 per month, 24,000 per month या फिर 21,000 पर मंथ। इसका इसका आंसर है ऑप्शन सी, 24,000 पर मंथ। 2017 में एक अमेंडमेंट हुआ था जिसने जो वेज सीलिंग है ना, उसको 18,000 से इंक्रीज करके 24,000 पर मंथ कर दिया था। ठीक है, ये वेज सीलिंग बनाने का जो रीज़न था ना, वो यही रहता है कि यार मैक्सिमम जो वर्कर्स हैं उन लोगों को कवर किया जा सके इस एक्ट के अंदर। ठीक है, शुरुआत में जैसे 1600 थी, फिर 6500 हुई, फिर 10,000, फिर 18,000 और अभी 24,000 पर मंथ। सेकेंड क्वेश्चन: द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 केम इन टू फोर्स ऑन 1 जनवरी 1936, 28 मार्च 1937, 23 अप्रैल 1936 या फिर 21 फरवरी 1937। तो इसका आंसर है 28 मार्च 1937। ठीक है, 1936 में पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट इनेक्ट हुआ था, लेकिन ये फोर्स में आया था 28 मार्च 1937 को। और इसका उद्देश्य क्या रहता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो वेजेस है ना, वो टाइमली और उनका पूरी पेमेंट हो सके विदाउट एनी अनऑथोराइज डिडक्शंस। ठीक है, जो वर्कर को। द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट एक्सटेंड्स टू ऑप्शन ए ओनली फैक्ट्रीज, ऑप्शन बी ओनली इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स, ऑप्शन सी द होल ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी ओनली यूनियन टेरिटरी। द राइट आंसर इज द होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, the primary object of the Payment of Wages Act is to regulate working hours, to ensure timely payment of wages without unauthorized deductions, to fix minimum wages, to determine bonus payments. Option B is the correct answer. जो टाइमली पेमेंट होना चाहिए वेजेस का विदाउट अनऑथोराइज्ड डिडक्शंस, ये इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। विच सेक्शन ऑफ द एक्ट डिफाइंड वेजेस, है ना, वेजेस की डेफिनेशन इस एक्ट में कौन से सेक्शन में डिफाइन करी गई है? सेक्शन 2 का 6 पार्ट, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5। वेरी इजी, सेक्शन 2 6। सेक्शन 2 6 में वेजेस को डिफाइन किया गया है। ठीक है, डिफाइंड वेजेस इट इंक्लूड सैलरी, अलाउंसेज और एनी रिम्यूनरेशन पेबल, बट एक्सक्लूड्स, जो क्या क्या एक्सक्लूड है वो हमें याद रखना है। लाइक बोनस, पीएफ कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा इसमें, और ग्रेचुइटी की पेमेंट तो ऑब्वियसली कहीं नहीं आती है, इसमें भी नहीं आएगी। Who is responsible for payment of wages under the act? Government, employer और person responsible for supervision, worker himself और labor inspector। कौन होगा भाई पेमेंट, वेजेस कौन देगा? एम्प्लॉयर तो देगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सेक्शन 3 है ये कंसर्न, जो सेक्शन है सेक्शन 3 के तहत, द एम्प्लॉयर और पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर सुपरविजन एंड पेमेंट लाइक मैनेजर, कॉन्ट्रैक्टर और सुपरवाइजर मस्ट इंश्योर वेजेस आर पेड इन टाइम। ठीक है, वो बंदा जो रिस्पॉन्सिबल है सुपरविजन और, ठीक है, और सैलरी देने के लिए, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको टाइमली वेजेस प्रोवाइड करनी है। वेजेस मस्ट बी पेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ डेज आफ्टर द लास्ट डे ऑफ द वेज पीरियड इफ द नंबर ऑफ वर्कर्स इज लेस देन 1,000। ठीक है, मतलब अगर किसी भी फैक्ट्री में लेस देन 1,000 वर्कर्स काम कर रहे हैं, कब तक, मतलब कितने टाइम के अंदर उसको सैलरी देनी पड़ेगी? तो अगर 1,000 से कम कर रहे हैं ना, तो 7 डेज़ के अंदर देनी पड़ेगी। ठीक है, लाइक अगर जनवरी की मंथ की सैलरी देनी है तो फरवरी 7 से पहले उसको देनी पड़ेगी, इन केस अगर वहाँ पे 1,000 वर्कर से कम काम कर रहे हैं। और अगर 1,000 वर्कर से ज़्यादा काम कर रहे हैं, वहाँ पे 10 डेज़ के अंदर। ठीक है, 7 और 10 डेज़, ये याद रखना है। सेक्शन 5(1) बात करता है, वर्कर जो है 1,000 से कम है विद इन 7 डेज़, और अगर 1,000 से ज़्यादा है तो विद इन 10 डेज़। 7 और 10 डेज़, ये याद रखना है।
मैक्सिमम वेज पीरियड परमिसिबल अंडर द एक्ट, वेज पीरियड लाइक वीकली भी हो सकता है, फोर्टनाइटली लाइक 15 डेज का भी हो सकता है, और मंथली भी हो सकता है, ठीक है। सो मैक्सिमम कितना मतलब परमिसेबल है, कितना कर सकते हैं, तो मैक्सिमम 30 डेज है भाई, एक महीने से ज़्यादा का अलाउड नहीं है। सेक्शन 4 ये बात करता है, द वेज पीरियड कैन नॉट एक्सीड 1 मंथ, दिस प्रिवेंट्स एक्यूमुलेशन ऑफ लॉन्ग अनपेड पीरियड्स। ऐसा ना हो कि 6 महीने का बना दिया वेज पीरियड और उसका मतलब वर्कर का लाखों रुपए फंसा हुआ है एम्प्लॉयर के पास, है ना, तो मैक्सिमम 1 मंथ का होगा। डिडक्शन फॉर एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी इज अलाउड अंडर सेक्शन 7(2)(a), सेक्शन 8, सेक्शन 9 या फिर सेक्शन 10। इसका आंसर है सेक्शन 9, सेक्शन 9, ठीक है। इट ऑथोराइजेज प्रोपोर्शनेट डिडक्शन ऑफ वेजेस फॉर द पीरियड ऑफ एब्सेंस फॉर ड्यूटी, यानी अगर कोई वर्कर जो है ना वो 3 दिन की छुट्टी में है, लाइक और वो अनऑथोराइज छुट्टी है, ठीक है, मतलब उसने बताया नहीं है, तो उसका जो पैसा कटेगा ना वो सिर्फ 3 दिन का ही कटेगा, ऐसा नहीं कि उसके पूरे महीने की सैलरी तुमने काट दी। सो ये सेक्शन 9 ये बात करता है, ठीक है। तो जितनी दिन की उसकी छुट्टी है अनऑथोराइज, उतने ही दिन का तुम्हें उस प्रपोर्शन में पैसा काटना पड़ेगा। डिडक्शन फॉर डैमेज और लॉस कॉज बाय एम्प्लॉय आर अलाउड अंडर सेक्शन 10, सेक्शन 8, सेक्शन 11, सेक्शन 13। इसका आंसर है सेक्शन 8, ठीक है। यानी मान लो कि यार कोई एम्प्लॉई है, वो काम कर रहा है और उससे कोई मशीन टूट गई, ठीक है, और उससे बहुत नुकसान हो गया एम्प्लॉयर का, सो वहाँ पे उसकी सैलरी से कुछ अमाउंट डिडक्ट की जा सकती है, मतलब ये परमिट करता ही है, ठीक है। लेकिन कब? सो ये सेक्शन 8 बात करता है कि इट परमिट्स डिडक्शंस ओनली कब? जब जो लॉस हुआ है ना वो एम्प्लॉय की नज़रअंदाज, मतलब उसकी गलती से, और उसने मतलब सच में कोई ऐसी नज़रअंदाज कर दी, मतलब मशीन को ऑपरेट करते वक्त, कि जिस वजह से वो हादसा हुआ। और उसके बाद उसको मतलब ऐसा नहीं कि उसकी सैलरी तुम सीधे काट दोगे, है ना, उसको मतलब एक अपॉर्चुनिटी तुम्हें देनी पड़ेगी जहाँ पे वो एक्सप्लेन कर सकता है कि उसका क्या मतलब पक्ष है। द टोटल डिडक्शंस फ्रॉम वेजेस इन एनी वेज पीरियड शेल नॉट एक्सीड, यानी मतलब किसी की सैलरी अगर 100 रुपीज़ है पर मंथ की, सो उसमें हम मैक्सिमम कितने रुपीज़ काट सकते हैं, यानी कितना परसेंटेज काट सकते हैं डिडक्शंस, ठीक है। सो 25% ऑफ वेजेस, 33% ऑफ वेजेस, 50% ऑफ वेजेस या 75% ऑफ वेजेस इन केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो इसका आंसर है सी और डी दोनों है, यानी 50% ऑफ वेजेस हम नॉर्मली काट सकते हैं नॉर्मल इंडस्ट्रीज़ के लिए, और अगर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होगी तो वहाँ पे मैक्सिमम 75% तक काट सकते हैं, ठीक है। सेक्शन 7(3) ये बात करता है कि टोटल डिडक्शंस लेस देन 50% नॉर्मली, ठीक है, और मे रीच 75% व्हेन डिडक्शंस इंक्लूड पेमेंट टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। नॉर्मल डिडक्शन जो है वो तो हम 50% कर सकते हैं, लेकिन अगर कुछ पैसा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को अगर देना है, वो वाली पेमेंट्स है, तो उस केस में हम उसको 75% तक खींच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइन कैन बी इम्पोज्ड विद इन डेज, लाइक डैश डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑफेंस। कितने दिन के अंदर, लाइक अगर आज ऑफेंस हुआ है तो उसके कितने डेज़ के अंदर फाइन इम्पोज किया जा सकता है, लाइक 15 डेज, 30 डेज, 60 डेज और 90 डेज। सो करेक्ट आंसर इज 30 डेज, यानी 30 डेज के अंदर फाइन इम्पोज करना मैंडेटरी है, ठीक है। सेक्शन 13, क्वेश्चन नंबर 13, फाइन्स कैन बी इम्पोज्ड ओनली आफ्टर गिविंग द वर्कर ओरल वार्निंग, बी शो कॉज नोटिस एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग, सी रिटर्न अपॉलॉजी या फिर नन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, शो कॉज नोटिस एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग, ठीक है। दोनों चीज़ें हमें वर्कर को देनी पड़ेगी फाइन इम्पोज करने से पहले। और ये सेक्शन 8(3) बात करता है, लाइक नो फाइन कैन बी इम्पोज्ड विदाउट प्रोवाइडिंग द एम्प्लॉय एन अपॉर्चुनिटी टू शो कॉज, लाइक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस अप्लाइज, है ना। All fines realized must be recorded in A. Register of deductions, B. Register of fines, C. Muster roll, D. Wages register. So कहाँ पे जो भी अगर डिडक्शंस हुए हैं, फाइन्स जो भी इम्पोज किए गए हैं, वो रजिस्टर ऑफ डिडक्शंस में लाइक रिकॉर्ड करने कंपलसरी है, ठीक है। सेक्शन 8(8) ये बात करता है, लाइक ऑल फाइन्स मस्ट बी एंटर्ड इन अ रजिस्टर ऑफ फाइन्स open to inspection by the inspector, like this register must be open for inspection by the inspector, okay. Next question is wages shall be paid in option A kind only, B currency notes or coins, C goods, D coupons. So the correct answer is option B करेंसी नोट्स और कॉइन्स, ठीक है। सेक्शन 6 बात करता है कि जो भी वेजेस है ना, जो मंथली वेजेस हम वर्कर को दे रहे हैं, वो या तो करेंसी कॉइन्स में हो या फिर मतलब या फिर हम उसको कैश दे रहे हैं, ठीक है। बाकी चेक्स और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र भी अलाउ होता है विद रिटन कंसेंट ऑफ द एम्प्लॉय,
बिकॉज आजकल तो जो भी वेजेस हैं वो सिर्फ बैंक ट्रांसफ़र होती हैं, सो ये मतलब पहले के जो रूल्स हैं उस हिसाब से बोला गया है, ठीक है। लाइक 2017 में ये अमेंड किया गया था, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र को वैलिड बोल दिया गया था। द अथॉरिटी टू हेयर क्लेम्स अंडर द एक्ट इज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 13A, बी सेक्शन 15, सी सेक्शन 16, डी सेक्शन 17, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज सेक्शन 15। अगर कोई भी क्लेम्स, मतलब अगर मान लो एम्प्लॉय अपने किसी डिडक्शन से खुश नहीं है, सो वो अगर अपनी ग्रीवेंस कहीं डालता है, वो कहीं डालता है अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए, सो वो जो अथॉरिटी है, ठीक है, वो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, ठीक है। सो सेक्शन 15 empowers the government to appoint an authority. It is often a labor commissioner or judicial magistrate to hear wage claims related to unauthorized deductions and delays in payment of wages. तो सेक्शन 15 के अंदर जो गवर्नमेंट है वो एक अथॉरिटी को अपॉइंट करती है, जो ज़्यादातर जो लेबर कमिश्नर होता है उस एरिया का, या फिर कोई जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को भी वो पावर दे दी जाती है, ठीक है। सो कोई भी अगर अनऑथोराइज डिडक्शंस की प्रॉब्लम है जो वर्कर को फेस करनी पड़ रही है, या फिर इसकी जो वेजेस है वो उसको टाइम पे नहीं मिल रही है, सो ये वो ग्रीवेंस यहाँ पे डाल सकता है। एप्लीकेशन टू द अथॉरिटी अंडर सेक्शन 15 मस्ट बी मेड विद इन सेक्शन 15 के अंदर। सेक्शन 15 हमने ऊपर पढ़ा था ना कि जहाँ पे गवर्नमेंट जो है कोई अथॉरिटी का अपॉइंट करता है ग्रीवेंसेस सुनने के लिए, सो वहाँ पे जो एप्लीकेशन है ना वो कितने मंथ्स के अंदर डालनी पड़ेगी, मतलब ठीक है, ये जो अथॉरिटी है इसके पास वो जो एप्लीकेशन है वो कितने मंथ्स के अंदर डालनी पड़ेगी, 6 मंथ्स, 9 मंथ्स, 12 मंथ्स या 18 मंथ्स। आंसर इज सी, 12 मंथ्स। यानी अगर आज मेरी मंथ की सैलरी से कोई अनऑथोराइज डिडक्शन हुआ है, मान लो 1000 रुपये ऐसे काट दिए जो नहीं कटने चाहिए थे, ठीक है, सो मेरे पास नेक्स्ट 1 ईयर तक का टाइम है कि मैं अपनी जो ग्रीवेंस है वो अपने पास के जो लेबर कमिश्नर है या फिर कोई जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया हुआ है मेरी प्रॉब्लम सुनने के लिए, वहाँ पे मुझे वो रिक्वेस्ट जमा करनी पड़ेगी। ये सेक्शन 15(2) के अंदर एक क्लॉज है, ठीक है। और डिले कैन बी कंडन फॉर सफिशिएंट कॉज, हाँ मतलब 12 मंथ्स का तो बोला गया है, लेकिन इसके बाद भी अगर एम्प्लॉय कहता है कि हाँ उसके पास कोई सफिशिएंट रीज़न था जिस वजह से वो अपनी एप्लीकेशन 1 साल के अंदर नहीं दे पाया, सो वहाँ पे जो अथॉरिटी है उसके हाथ में ये पावर रहती है कि वो उस चीज़ को डिले कर सकता है। अपील अंडर द एक्ट लाइज टू लेबर कोर्ट, सिविल कोर्ट, एपिलेट अथॉरिटी नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट या फिर सुप्रीम कोर्ट। द करेक्ट आंसर इज एपिलेट अथॉरिटी नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट। सो सेक्शन 17 में जो बोला गया है कि कोई भी अपील जो है ना वो किसके पास जाएगी, सीधे एपिलेट अथॉरिटी स्पेसिफाइड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऑफ ऑन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। यानी जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी वो डिसाइड करेगी, वो अपॉइंट करेगी एक एपिलेट अथॉरिटी को, वो बता देगी, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है नॉर्मली जो होता है ना, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वो को बोल जाती है वो पावर। सो कोई भी अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डिडक्शंस या फिर कोई वेजेस को लेके कोई भी इशू होता है, सो उसके रिलेटेड अगर कोई डिसीजन दिया है, नीचे किसी कमिश्नर ने कोई डिसीजन दिया है और उसके मान लो लेबर कमिश्नर ने कोई डिसीजन दे दिया, सो उसकी जो अपील है वो किसके पास जाएगी, अपीलेट अथॉरिटी के पास, ठीक है। और ये जो अपील है ये वर्कर भी कर सकता है और एम्प्लॉयर भी कर सकता है, ठीक है, जो भी मतलब डिसीजन से खुश नहीं है। Unlawful deduction refers to option A deduction with workers' consent, B deduction not authorized by the act, C deduction for absence from duty, D deduction for loans. The correct answer is deduction not authorized by the act. So कोई भी डिडक्शन जो इस एक्ट में बताया ही नहीं गया है ना, बिकॉज इसमें सारे डिफाइंड है, जितने भी डिडक्शन तुम एम्प्लॉय की सैलरी से काट सकते हो, लाइक उसका PF कंट्रीब्यूशन, ठीक है, अगर ट्रेड यूनियन को कोई उसकी मेंबरशिप फ़ी जानी है, वो सारी चीज़ें, और उसकी कंसेंट से कोई LIC उसकी पॉलिसी है, कोई ग्रुप इंश्योरेंस है, सो वो सारे जितने भी ऑथोराइज जितने भी डिडक्शंस हैं, वो उसके अलावा अगर तुम कोई भी ऐसा डिडक्शन कर रहे हो उसकी सैलरी से जो लिखा गया नहीं है, ठीक है, सो वो क्या माना जाएगा, वो अनऑथोराइज डिडक्शन माना जाएगा। और सेक्शन 7(2) में उसको अनलॉफुल बोला गया है, ठीक है। लाइक रिलीजियस डोनेशंस तुम करवा रहे हो उससे, कोई पॉलिटिकल फंड्स में उसका पैसा डलवा रहे हो बिना उसकी कंसेंट के, सो ये सारी चीज़ें होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑथोराइज डिडक्शन, ठीक है, इनकम टैक्स, फाइन्स, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन या फिर डिडक्शन फॉर रिलीजियस डोनेशन, कौन सा ऑथोराइज नहीं है, सिंपल सी बात, रिलीजियस डोनेशन है ना, बाकी ऊपर के जो है वो वैलिड है। एम्प्लॉयर फेलिंग टू पे वेजेस कैन बी पनिश्ड विद
ठीक है, कोई एम्प्लॉयर है उसने सैलरी नहीं दी है तो उसको क्या सज़ा मिल सकती है? ऑप्शन ए सिंपल इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 months और फाइन अप टू 7,500 और बोथ, फाइन ओनली, इम्प्रिजनमेंट ओनली या फिर नन। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। कोई भी एम्प्लॉयर अगर सैलरी टाइम पे नहीं देता है, ठीक है, सो उसको 3 month तक की जेल या फिर 7,500 तक का फाइन उसको देना पड़ सकता है, या फिर दोनों। और इस सेक्शन 22 के अंदर ये बात कही गई है, ठीक है। डिले इन पेमेंट ऑफ वेजेस इज परमिटेड ओनली इन केस ऑफ, ठीक है, जो उसको सैलरी दी जा रही है एम्प्लॉय को, वो किस केस में डिले की जा सकती है? ऑप्शन ए नेचुरल कैलामिटी, बी वर्कर्स डेथ, सी वर्कर्स मिसकंडक्ट, डी या फिर नन। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, वर्कर्स डेथ। तो डिले मतलब तभी माना, उसकी सैलरी में तो डिले तभी कर सकता है एम्प्लॉयर जब उसकी एकदम से डेथ हो गई हो और वो बिल्कुल सैलरी लेने के टाइम पे एब्सेंट हो गया हो। बाकी सारे केसेस में डिले जो माना जाएगा वो एक तरीके का ऑफेंस माना जाएगा अंडर सेक्शन 5 ऑफ दिस एक्ट, सेक्शन 5 के अंदर, ठीक है। द टर्म एम्प्लॉयड पर्सन मीन्स ओनली परमानेंट एम्प्लॉय, एनी पर्सन एम्प्लॉयड फॉर हायर इन इंडस्ट्री, बोथ परमानेंट एंड टेम्परेरी वर्कर्स, डी ऑल ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज डी ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। सो सारे आइदर ही इज़ अ परमानेंट एम्प्लॉय और ही इज़ अ टेम्परेरी वर्कर, बोथ आर कंसिडर्ड एज एम्प्लॉयड पर्सन अंडर दिस एक्ट, ठीक है। सेक्शन 2 सेकंड ये बात करता है कवर एवरी एम्प्लॉयड पर्सन, ठीक है। इट डजेंट मैटर इफ ही इज़ अनस्किल्ड और स्किल्ड, परमानेंट और टेम्परेरीली, the only condition is he must fall within the wage limit of 24,000 per month. All right, like his monthly wages must be less than 24,000, then he is eligible under this act and he will be termed as employed person. Payment of Wages Act was enacted mainly to protect industrialists, government officers, employees against arbitrary wage reductions or contractors. Very simple question. Answer C. Like ये जो एक्ट है पेमेंट ऑफ वेजेस, ये क्यों बनाया गया भाई? ताकि जो आर्बिट्रेरी वेज डिडक्शंस है ना, ऐसा नहीं कि एम्प्लॉयर अपने मन से सैलरी काट रहा है, उसकी सैलरी में से कुछ हिस्सा काट ले रहा है, ठीक है ना, जो बिल्कुल अनऑथोराइज है। तो उससे बचने के लिए ये एक्ट गवर्नमेंट लेके आई है। विच सेक्शन प्रोहिबिट्स पेमेंट इन काइंड? पेमेंट इन काइंड का मतलब होता है लाइक उससे हमने महीने भर काम करवा लिया और उससे बदले में हम उसको बोल रहे हैं कि यार ये ठीक है, ये 10 जोड़ी कपड़े तेरे को दे रहे हैं हम, या फिर 2 कट्टा राशन, है ना, तेरे को 50 kg चावल का कट्टा तेरे को दे रहे हैं हम, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पेमेंट इन काइंड, यानी हमने इसको करेंसी नहीं दी है, हमने इसको सामान दे दिया है। सो ये जो कौन सा सेक्शन इसको प्रोहिबिट करता है कि एम्प्लॉयर को वो पेमेंट इन काइंड नहीं कर सकता? सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6 या सेक्शन 7? द करेक्ट आंसर इज सेक्शन 6. Section 6 prohibits payment in kind. Payment must be in money from money form, unless authorized by government for special occupations. ठीक है ना। हालांकि गवर्नमेंट के हाथ में ये पावर होती है कि वो कुछ ऑक्यूपेशंस के लिए पेमेंट इन काइंड को एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। लेकिन नॉर्मल केसेस में अगर गवर्नमेंट ने ऑथोराइज नहीं किया है तो सेक्शन 6 जो है इस एक्ट का वो प्रोहिबिट करता है पेमेंट इन काइंड को। An employed person under this act include clerical staff, B skilled and unskilled workers, C supervisory staff within wage limits, D all of the above. So all of the above is the correct answer. Employed person हमने ऊपर पढ़ लिया, इसमें सारा clerical staff भी आएगा, skill and skill भी आएगा, supervisory staff भी आएगा within wage limit. ठीक है, एक सुपरवाइजरी स्टाफ जो होता है वो अगर उस पर्टिकुलर वेज लिमिट से ऊपर अगर उसकी मंथली सैलरी है तो फिर वो सुपरवाइजर वाले रोल में आता है, तो वो इस एक्ट से एक्सक्लूड किया जा सकता है। Section 2 second broadly covers every person employed for hire or reward, whether skilled, unskilled, manual, supervisory or clerical. It doesn't matter. All form of work, so long as the monthly wages does not exceed 24,000. The only condition. So इसमें clerics, typists, mechanics, drivers, junior supervisor सब कुछ इसके अंदर कवर है। द रजिस्टर ऑफ फाइन्स मस्ट बी प्रिजर्व फॉर, अब हमने बोला था ना कि जो भी अगर फाइन एम्प्लॉय लगा रहा है उसका उसे एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो रजिस्टर जो है कितने साल तक वो उसको रखना पड़ेगा अपने पास? 1 year, 2 year, 3 year, 5 year? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उस रजिस्टर को 3 years तक के लिए उसको संभाल के रखना पड़ेगा। जो रजिस्टर ऑफ फाइन्स है उसको 3 साल तक प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा, ठीक है। सो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में बोला गया है कि जो रजिस्टर है उसको 3 साल तक फ्रॉम द डेट ऑफ द लास्ट एंट्री प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा एम्प्लॉयर को। क्यों? बिकॉज इट अलाउज इंस्पेक्शन एंड ऑडिट बाय लेबर अथॉरिटीज़, है ना।
जब वो रजिस्टर प्रिजर्व करेंगे 3 साल तक, तो तभी तो जो लेबर अथॉरिटीज़ हैं वो जब वहाँ पे इंस्पेक्टर्स अगर वहाँ पे एग्जामिन करने आएंगे और जो ऑडिटर्स आएंगे वो ये चेक कर पाएंगे कि जो भी डिडक्शंस ये जो फैक्ट्री है वो कर रही है एम्प्लॉय की सैलरी से, वो क्या वो ऑथोराइज है या नहीं है ना। सो ये रजिस्टर ऑफ फाइन्स 3 साल तक मेंटेन करना कंपलसरी है। दी एक्ट डज नॉट अप्लाई टू ए फैक्ट्री वर्कर्स, बी रेलवे सर्वेंट्स, सी माइंस, या फिर डी मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्सेज। इट्स वेरी सिंपल, ऑप्शन डी मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्सेज, इनके ऊपर ये एक्ट अप्लाई नहीं होता है। सेक्शन 16 एक्सक्लूड करता है मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्सेस को, ठीक है। लेकिन किन किन को कवर करता है भाई? इट अप्लाइज टू फैक्ट्रीज, रेलवेज, माइंस एंड सर्टेन इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स। हु कैन फाइल एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 15, ठीक है। द एम्प्लॉय हिमसेल्फ, a legal practitioner or trade union official, the inspector appointed under this act, और all of the above। तो सेक्शन 15 के अंदर जो एप्लीकेशन है ना वो कौन फाइल कर सकता है? ये अपील की एप्लीकेशन है आई थिंक, ठीक है। सो इसको कौन कर सकता है? इसको ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। यानी एम्प्लॉय खुद भी मतलब वो डाल सकता है, कोई लीगल प्रैक्टिशनर उसकी जगह में कोई वकील है वो भी कर सकता है, कोई ट्रेड यूनियन का ऑफिशियल है वो भी कर सकता है, कोई इंस्पेक्टर उस लोकल एरिया का है वो भी कर सकता है। तो सेक्शन 15(2) ऑथोराइजेज एनी ऑफ दिस पार्टीज टू फाइल क्लेम्स बिफोर द अथॉरिटी लाइक एम्प्लॉय, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ट्रेड यूनियन ऑफिसर, इंस्पेक्टर। दिस वाइडन्स एक्सेस टू जस्टिस फॉर वर्कर्स हु मे फेयर विक्टिमाइजेशन, है ना। तो उसकी एम्प्लॉय अगर खुद नहीं कर पा रहा तो उसकी जगह में कोई वकील भी वहाँ पे जाके केस कर सकता है। The authority under the act can order compensation up to 500,000, see 10 times the amount deducted or twice the amount deducted। So कोई भी अगर कोई एम्प्लॉय है, ठीक है, उसकी सैलरी से मान लो 1,000 रुपये कट गए मंथली, ठीक है, उसने कंप्लेन करी एपीलेट अथॉरिटी के पास, ठीक है, ऑथोराइज ऑफिसर के पास, ठीक है, वहाँ पे उसने कंप्लेन करी। सो वो क्या डिसीजन दे सकता है? ये जो 1,000 रुपये का डिडक्शन है ना, तो इसके 10 टाइम्स वो अमाउंट का क्या ले सकता है? कंपनसेशन दे सकता है। यानी अगर 1,000 है 10 टाइम यानी 10,000 रुपये तक का कंपनसेशन वो दे सकता है एम्प्लॉय को, ठीक है। तो सेक्शन 15(3) बात करते हैं, एम्पावर्स द अथॉरिटी टू डायरेक्ट पेमेंट ऑफ द डिलेड ऑब्लिक विदहेल्ड वेजेस प्लस कंपनसेशन अप टू 10 टाइम्स। जो उसका पैसा कटा हुआ है उसका तो देगा ही देगा, साथ में 10 टाइम्स तक का कंपनसेशन उसको दिया जा सकता है, ठीक है, फॉर द अमाउंट रॉन्गफुली डिडक्टेड। और इन केस उसकी सैलरी थोड़ा लेट से आई है, यानी उसकी 1 महीने की जो सैलरी थी वो मतलब हमने बोला था ना कि अगर 1,000 से कम वर्कर्स काम कर रहे हैं तो 7 तारीख तक सैलरी आ जानी चाहिए थी, ठीक है। तो 7 की जगह में 15 तारीख को सैलरी उसने डाली, तो इस केस में 3,000 रुपये तक का फाइन वो जो अथॉरिटी है वो लगा सकती है। समझ में आ गया ना। अगर कोई गलत अमाउंट कटी है उसकी सैलरी में से तो उसमें 10 टाइम्स तक का कंपनसेशन होगा, और अगर सैलरी लेट से आई है तो उस केस में 3,000 रुपये तक का फाइन लगाया जा सकता है। सेक्शन 7 डील्स विद पेमेंट ऑफ वेजेस, डिडक्शंस फ्रॉम वेजेस, फाइन्स, या फिर रजिस्टर्स। द करेक्ट आंसर इज आंसर बी, डिडक्शन फ्रॉम वेजेस, ठीक है। सेक्शन 7 इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ द एक्ट, इट लिस्ट ऑल ऑथोराइज डिडक्शंस। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 7 जो है इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में हम क्या बात कर रहे हैं, सारे क्वेश्चंस में अब तक समझ में आ चुका होगा, हम सिर्फ ऑथोराइज और अनऑथोराइज डिडक्शंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो वो कौन सा सेक्शन है जिसमें सारे के सारे ऑथोराइज डिडक्शंस को मेंशन किया गया है? वो है सेक्शन 7। 7 हम 7 हैं, इसको याद कर लो, सेक्शन 7। बाकी सेक्शन याद हो ना हो, सेक्शन 7 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लेना, सेक्शन 7, बिकॉज इस 7 में सारे के सारे ऑथोराइज डिडक्शंस की बात करी गई है, लाइक फाइन्स, एब्सेंस, डैमेज और लॉस, हाउस एकोमोडेशन, एडवांसेस, पीएफ, ईएसआई, इनकम टैक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी ड्यूज एक्सेट्रा, ठीक है। और इनके अलावा अगर कोई डिडक्शन होगा तो उसको अनलॉफुल माना गया है। सो सेक्शन 7 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परमिटेड डिडक्शन अंडर सेक्शन 7? सेक्शन 7 में ऑथोराइज डिडक्शंस की बात करी गई है, सो कौन सा परमिटेड डिडक्शन नहीं है? हाउस रेंट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ट्रेड यूनियन सब्सक्रिप्शन विदाउट रिटर्न ऑथोराइजेशन और प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन। ऑप्शन सी। ट्रेड यूनियन सब्सक्रिप्शन अलाउ तो है बट इट मस्ट बी विद रिटर्न ऑथोराइजेशन, ठीक है। मतलब एम्प्लॉय की जो रिटर्न कंसेंट है ना वो होनी चाहिए, उसकी रिटर्न कंसेंट नहीं है एम्प्लॉयर के पास और उसके बाद वो उसका ट्रेड यूनियन सब्सक्रिप्शन काट रहा है उसकी सैलरी से, सो वो इनवैलिड माना जाएगा, अनऑथोराइज माना जाएगा। तो ट्रेड यूनियन सब्सक्रिप्शंस आर लॉफुल ओनली विद रिटर्न ऑथोराइजेशन फ्रॉम द एम्प्लॉय, ठीक है। विदाउट इट सच डिडक्शन इज इलीगल। Next question is, the act applies to all employees irrespective of wages, employees earning less than 24,000 per month, only government employees, और none of these। सिंपल सा क्वेश्चन है यार। 24,000 रुपये की इसमें वेज लिमिट लगाई गई है, उससे कम जो भी एम्प्लॉय अर्न कर रहा है उसके ऊपर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1930 अप्लाई होता है।
ठीक है। और ये 2017 में ही अमेंड किया गया था, 18,000 से 24,000 किया था, ये भी याद कर लेना। द टर्म वेजेस एक्सक्लूड, जो वेजेस बोला गया है ना इसमें, तो उसमें क्या एक्सक्लूडेड है? बोनस, डीएनएस अलाउंस, एरियर्स ऑफ सैलरी या फिर ओवर टाइम वेजेस। बोनस इज एक्सक्लूडेड, ठीक है। सेक्शन 26 बात करता है, इट स्पेसिफिकली एक्सक्लूड्स बोनस, पीएफ कंट्रीब्यूशन, ग्रेचुइटी एंड वैल्यू ऑफ हाउस एकोमोडेशन फ्रॉम द डेफिनेशन, ठीक है। ये याद रखने वाली चीज़ है, बोनस, पीएफ कंट्रीब्यूशन, ग्रेचुइटी और वैल्यू ऑफ हाउस एकोमोडेशन फ्रॉम द डेफिनेशन। फैक्ट्री हैज़ द सेम मीनिंग एज अंडर, इसमें पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 में जो फैक्ट्री की जो डेफिनेशन है ना, वो एग्जैक्टली सेम है किस एक्ट में, किस एक्ट की फैक्ट्री की डेफिनेशन से। ऑप्शन ए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, बी फैक्ट्रीज एक्ट 1948, सी मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 और डी इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946। सो द करेक्ट आंसर इज फैक्ट्रीज एक्ट 1948। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में जो फैक्ट्री की डेफिनेशन है, एग्जैक्टली सेम डेफिनेशन पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 में भी दी गई है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फॉर एम्प्लॉयड रेलवे सर्वेंट्स द अथॉरिटी अंडर द एक्ट इज, ठीक है। कोई अगर रेलवे सर्वेंट है, कोई रेलवे का अगर एम्प्लॉय है, तो उसके लिए अथॉरिटी किसको बोला गया है? लाइक उसका एम्प्लॉयर, उसकी अथॉरिटी किसको बोला गया है? लेबर कमिश्नर, रेलवे ऑफिसर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट, सी लेबर कोड और डी हाई कोर्ट। द करेक्ट आंसर इज railway officer appointed by government. Under section 15(1), the central government may appoint any commissioner for railway labor or authorized railway officer to act as authority for railway employees. सेक्शन 15(1) में ये बात करी गई है कि जो रेलवे से रिलेटेड जो भी इश्यूज होंगे उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पावर है। समझ में आ रहा है ना? इसमें स्टेट गवर्नमेंट की बात नहीं करी गई। सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों बोला गया है? बिकॉज अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हम बहुत बार पढ़ते हैं, तो उसमें दो हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। सो जो भी अथॉरिटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्बिट में आती हैं, उसके लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। और जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी लाइक ऑयल फील्ड्स, रेलवेज, पोर्ट्स, इन सब के लिए कौन होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। और जो अदर इस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनके लिए स्टेट गवर्नमेंट होगी। सो रेलवे इट कम्स अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है? बिकॉज रेलवे में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है। सो कोई भी अगर उस एरिया का लेबर कमिश्नर है, उसी के अंडर में अगर हम रेलवे के भी एम्प्लॉयज़ को डाल देंगे उसके एम्बिट में, तो वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा कमिश्नर के ऊपर। सो रेलवे को थोड़ा सा मतलब एक तरीके से एग्जेम्पशन दिया गया है कि उसके लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अलग से कमिश्नर फॉर रेलवे लेबर या फिर कोई ऑथोराइज रेलवे ऑफिसर को अपॉइंट कर सकती है जो रेलवे एम्प्लॉयज़ की अथॉरिटी का काम करेगी। क्वेश्चन नंबर 37 इज पेमेंट ऑफ वेजेस इन काइंड इज अलाउड ओनली व्हेन, जो वेजेस इन काइंड ऑफ पेमेंट कब अलाउ की जा सकती है? व्हेन कस्टमरली रिकॉग्नाइज एंड अप्रूव बाय द गवर्नमेंट, वर्कर एग्रीज, ट्रेड यूनियन अप्रूव, सो नेवर अलाउड। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सिंपल सी बात है कि गवर्नमेंट अलाउ करती है तो तुम भाई दे दो यार, तुम काम कराओ और आटे का 50 किलो का कट्टा दे दो एम्प्लॉय को, है ना। लेकिन बस गवर्नमेंट अलाउ करे। ये सेक्शन 6 की बात कर रहा है, पेमेंट इन काइंड में भी परमिटेड। क्वेश्चन नंबर 38, डिडक्शन फॉर एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी इज बेस्ड ऑन टोटल मंथली सैलरी, वेजेस प्रोपोर्शनेट टू द डेज एब्सेंट, ग्रॉस इनकम, वेजेस बेसिक पे ऑनली। सिंपल सी बात है, अगर कोई एम्प्लॉय अपनी ड्यूटी से छुट्टी में है, ठीक है ना, लाइक छुट्टी उसकी ऑथराइज नहीं है, वो एब्सेंट है काम से, तो उसका तुम कितना पैसा काट लोगे? पूरी सैलरी काट लोगे क्या? नहीं भाई, जितने दिन के लिए वो एब्सेंट है उतना ही पैसा काट लोगे, सिंपल सी बात। और सेक्शन 9 अलाउ करता है, ठीक है, कि प्रोपोर्शनल डिडक्शन होना चाहिए अकॉर्डिंग द पीरियड ऑफ एब्सेंस। एग्जाम्पल, इफ एब्सेंट 2 days in 30 days month, 2/30 of wages deducted. Alright, next question is, inspector under the act is appointed by central government, appropriate government, state government या फिर judiciary? The correct answer is appropriate government, ठीक है। तो सेक्शन 14 बात करता है कि जो भी इंस्पेक्टर इस पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के अंदर अपॉइंट किया जाएगा उसको अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ही अपॉइंट कर सकता है। लाइक इट माइट बी अ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इट डिपेंड्स अपॉन दी स्टैब्लिशमेंट्स। सो जो भी स्टैब्लिशमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आएगी उनको अपॉइंट कौन करेगा? उनके लिए इंस्पेक्टर सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो भी इस्टेब्लिशमेंट स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आएगी उनके लिए जो इंस्पेक्टर है वो अपॉइंट करेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइन इम्पोज्ड बट नॉट रिकॉर्डेड इन द रजिस्टर इज, कोई फाइन, क्वेश्चन का मतलब है कि एम्प्लॉय ने कोई फाइन लगा दिया है वर्कर के ऊपर, ठीक है, वो इम्पोज कर दिया लेकिन उसकी जो एंट्री है वो रजिस्टर में नहीं करी है। सो क्या ये वैलिड होगा? बी इनवैलिड होगा, सी पार्शियली वैलिड होगा या फिर इग्नोर्ड बाय अथॉरिटी? बहुत ही ईजी बात है, इनवैलिड होगा।
तुमने फ़ाइन तो लगा दिया लेकिन उसकी एंट्री नहीं करी। सो कल के दिन अगर वहाँ पे कोई इंस्पेक्शन होती है इंस्पेक्टर के द्वारा, सो उसको पता कैसे चलेगा कि ये जो फ़ाइन है ये लॉफुल है या फिर अनलॉफुल है, ये ऑथोराइज है या फिर अनऑथोराइज है, ये बात तो पता चलेगी नहीं। सो उसकी एंट्री करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये सेक्शन 17 इसकी बात करता है, रजिस्टर ऑफ फाइन्स मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द इंस्पेक्टर। ऑप्शन ए सुपरवाइज पेमेंट ऑफ वेजेस, बी इम्पोज फाइन्स ऑन एम्प्लॉयज, सी एग्जामिन रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड्स, डी एंटर प्रीमाइसेस फॉर इंस्पेक्शन। सो इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है इंस्पेक्टर का? द करेक्ट आंसर इज इम्पोज फाइन्स ऑन एम्प्लॉयज, है ना। वर्कर को सैलरी टाइम पे मिल रही है नहीं मिल रही वो सुपरवाइज करेगा, बट वो फाइन ही लगा सकता है एम्प्लॉयज़ के ऊपर, है ना। वो एम्प्लॉयज़ के ऊपर फाइन नहीं लगा सकता, वो बस सुपरवाइज कर सकता है चीज़ों को कि इस एक्ट के हिसाब से, इस एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उनके हिसाब से जो वेजेस हैं वो जा रही है नहीं जा रही हैं वर्कर के पास, या फिर कोई अनऑथोराइज डिडक्शंस तो नहीं हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो है इंस्पेक्टर चेक कर सकता है, लेकिन फाइन इम्पोज नहीं कर सकता, और ये सेक्शन 17 के अंदर आता है। ठीक है, एक सुपरवाइजरी रोल है उसका, इन्वेस्टिगेटिव रोल है। एवरी डिडक्शन मेड मस्ट बी एक्सप्लेन टू, कोई भी डिडक्शन अगर हो रहा है तो उसको एक्सप्लेन किया जाना चाहिए किसको? लेबर इंस्पेक्टर, ट्रेड यूनियन, द एम्प्लॉय कंसर्न, या फिर नन, द एम्प्लॉय कंसर्न। ठीक है ना, तो ये ट्रांसपेरेंसी प्रिंसिपल है। ट्रांसपेरेंसी प्रिंसिपल मतलब कि वर्कर की सैलरी से अगर कोई भी वेजेस, कोई भी डिडक्शंस हो रहे हैं ना, सो उसका जो भी मतलब नॉलेज है, जो भी उसकी इन्फॉर्मेशन है, वो तुम्हें जो कंसर्न एम्प्लॉय है उसको बतानी पड़ेगी, है ना। तुम्हें उसकी एंट्री भी करनी है रजिस्टर में, ठीक है, जिसको इंस्पेक्टर आके चेक कर सकता है। और दूसरी बात, तुम्हें जो एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी से वो डिडक्शन हो रहा है ना, उसको पता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मंथ के एंड में उसके पास सैलरी का मैसेज आ रहा है और वो सोच रहा है कि ये 1200 रुपये कट कहाँ गए। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, ये गलत बात है। सो उसको तुम्हें बताना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 43, वेजेस मस्ट बी पेड ऑन अ वर्किंग डे, नॉट ऑन वीकली ऑफ, बी फेस्टिवल हॉलीडे, बी सी बोथ ए एंड बी, या डी नन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। जो वेजेस है ना वो सिर्फ वर्किंग डे में ही पे कर सकते हो तुम। ऐसा नहीं है कि संडे को नहीं दे रहे हो, या फिर कोई छुट्टी है उस दिन तुम वर्कर को बुला रहे हो कि आ जाओ फैक्ट्री में, आ जाओ तुम्हें सैलरी देते हैं, नहीं। वो जो वर्किंग डे है उसी दिन तुम उसको सैलरी दे सकते हो। सेक्शन 5(1) इसकी बात करता है, ठीक है, कि वेजेस शैल बी पेड ऑन अ वर्किंग डे। इन केस ऑफ डेथ ऑफ एम्प्लॉय, अनपेड वेजेस आर पेड टू ऑप्शन ए गवर्नमेंट, ऑप्शन बी कोवर्कर, सी नॉमिनी और लीगल रिप्रेजेंटेटिव, डी ट्रेड यूनियन। सिंपल सी बात है यार, अगर कोई एम्प्लॉई है किसी कारणवश अगर उसकी डेथ हो जाती है, तो उसका जो भी वेजेस है, जो अनपेड वेजेस हैं, उसका जो भी मतलब ग्रेचुइटी की अमाउंट है, वो सारी की सारी उसके नॉमिनी को या फिर कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ही पे की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 45, फाइन्स कलेक्टेड शैल बी यूज्ड, ऑप्शन ए बाय एम्प्लॉयर फॉर प्रॉफिट, बी डिपॉजिटेड इन गवर्नमेंट अकाउंट, सी फॉर वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़, डी फॉर फैक्ट्री मेंटेनेंस। द करेक्ट आंसर इज फॉर वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़। अगर एम्प्लॉयर किसी भी तरीके से फाइन्स कलेक्ट कर रहा है लोग अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी से काट के, वर्कर की सैलरी से काट के, सो उसको वो कहाँ यूज़ करेगा? उसको वो अपने घर पे जाके यूज़ नहीं कर सकता। उस फाइन को, उसकी जिम्मेदारी है कि वो एम्प्लॉयज़ की जो वेलफेयर है ना उसी पे उसको खर्च करेगा। लाइक वहाँ पे अगर कोई कैंटीन फैसिलिटीज़ नहीं है तो वो उसको अपग्रेड कर सकता है, या फिर अदर मतलब रेस्ट रूम्स वगैरह में उसके लिए कुछ एमिनिटीज़ वगैरह, तो इन सारी चीज़ों में ही मतलब वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़ पे ही वो खर्च करेगा। उसके अलावा उस पैसे को कहीं खर्च नहीं कर सकता। सेक्शन 8 ये बात करता है, सेक्शन 8 का 8 जो क्लॉज है वो ये बात करता है कि मनी फ्रॉम फाइन्स मस्ट बी यूटिलाइज्ड फॉर एम्प्लॉय वेलफेयर। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 46, इंस्पेक्टर हैज़ पावर टू, ऑप्शन ए सीज रजिस्टर्स, बी एग्जामिन पर्सन्स एंड टेक स्टेटमेंट्स, सी एंटर एनी प्रेमाइसेस एट रीजनेबल टाइम्स, डी ऑल ऑफ द अबव। इंस्पेक्टर के हाथ में सारी पावर्स हैं, ये जितने भी ऑप्शन इसमें दिए गए हैं सारी पावर्स है, डी ऑल ऑफ द अबव। लाइक वो आके किसी भी यूनिट में आके रजिस्टर्स को सीज कर सकता है, वहाँ पे जितने भी वर्कर्स हैं उनसे सवाल जवाब कर सकता है, उनसे पूछ सकता है कि तुम्हारी सैलरी टाइम पे आ रही नहीं आ रही है, कोई ऐसा तो नहीं तुम्हारी सैलरी से कुछ ऐसा पैसा काटा जा रहा है जो नहीं कटना चाहिए, ठीक है, या फिर तुम्हारी जिसकी जानकारी तुम्हें नहीं है। और वो किसी भी टाइम पे रीजनेबल टाइम्स में यानी वर्किंग आवर्स में आके किसी भी प्रोमाइज में आके चेक कर सकता है। सेक्शन 14(2) ये बात करता है, ठीक है, कि इंस्पेक्टर कैन एंटर प्रेमाइसेस, इंस्पेक्ट रिकॉर्ड्स एंड एग्जामिन पर्सन्स। सेक्शन 14, लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेक्शन 14 ऑफ द एक्ट डील्स विद, सेक्शन 14 में ऊपर ही पढ़ लेना, 14(2) में हमने देखा कि इंस्पेक्टर्स आ सकता है, यानी जो सेक्शन 14 है ना वो किससे डील करता है? इंस्पेक्टर्स फाइन डिडक्शन से अपील इंस्पेक्टर्स, है ना। सेक्शन 14 इस एक्ट का किससे डील करता है? इंस्पेक्टर्स से। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
सेक्शन 14 एम्पावर्स द गवर्नमेंट टू अपॉइंट इंस्पेक्टर्स एंड प्रिस्क्राइब्स देयर पावर्स, उनकी ड्यूटीज़, लिमिट्स, ये सब जो है गवर्नमेंट ऑथोराइज करेगी, बताएगी कि ये इनकी पावर है। यानी एक्ट तो गवर्नमेंट ने बना दिया, सिंपल सी बात है। गवर्नमेंट ने जो है ना ये पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 बना दिया, लेकिन इसके जो प्रोविजंस हैं वो हर फैक्ट्री में लागू हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, ये बात पता कौन करेगा, ये बात चेक कौन करेगा? उसके लिए इंस्पेक्टर्स अपॉइंट होते हैं। और वो सिर्फ इस एक्ट में नहीं, जितने भी लेबर लॉज के एक्ट्स हैं सब में इंस्पेक्टर की पावर दी गई है। वो इसीलिए ताकि वो चेक करें कि ये जो प्रोविजंस हैं ये इन्फोर्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अपील अंडर द एक्ट मस्ट बी फाइल्ड विद इन 15 डेज, 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज। कोई भी अगर अपील है, कोई भी अगर डिसीजन आया है लाइक एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर, उन दोनों में से कोई भी अगर अपील कर रहा है उस डिसीजन के खिलाफ, तो कितने टाइम में कर सकता है? द आंसर इज 30 डेज, 30 दिन का टाइम दिया गया है। ठीक है, सेक्शन 17 बात करता है कि अपील मस्ट बी फाइल्ड विद इन 30 डेज ऑफ द ऑर्डर ऑफ द अथॉरिटी अंडर सेक्शन 15। ठीक है ना, सेक्शन 15 में अगर कोई ऑर्डर दिया गया तो उसके खिलाफ अगर कोई अपील डाल रहा है तो 30 डेज का टाइम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? द एक्ट फिक्सेस मिनिमम वेजेस, the act ensures timely payment of wages, C, the act provides for bonus payments, D, the act applies only to public sector. The correct answer is option B, the act ensures timely payment of wages. Payment of wages act 1936 है, क्या करेगा? यही चेक करेगा ना कि टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस मिल रही है या नहीं मिल रही है। Now the last question of this video, the Payment of Wages Act 1936 is a part of option A, labor welfare legislation, B, industrial relations law, C, penal law, D, corporate law. The correct answer is it's a labor welfare legislation. ठीक है, it is one of the India's earliest labor welfare legislation focusing on social justice and protection of workers' economic rights. ठीक है ना, समझ में आ गया? तो यहाँ पे ये वीडियो के 50 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करते हैं और मैं आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और ये जो क्वेश्चन हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज सारे के सारे डेटा ड्रिवन क्वेश्चन हैं। सो आप लोग इनके नोट्स भी बना सकते हैं सिंगल लाइन में, बिकॉज ये जो फैक्ट्स होते हैं ना यही बहुत कन्फ्यूज़ करते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, और मेरा तो बस यही मोटिव रहता है यार कि वीडियो छोटी से छोटी हो, बिकॉज मैं 50 क्वेश्चन अगर करा रहा हूँ और वो 1.5-2 घंटे की वीडियो बन रही है तो मुझे वो टाइम वेस्ट लगता है। सिंपल सी बात, मेरा तो बस यही मोटिव रहता है कि शॉर्ट वीडियो हो, ज़्यादा बिल्कुल भी उसमें फालतू बात ना हो, सेम क्वेश्चंस के बारे में हम बात करें ताकि जल्दी से जल्दी आप लोग भी फ्री हो जाओ और मैं भी फ्री हो जाऊँ। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय।